जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल JMS इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसका नाम है कौटिल्य की विदेश नीति। दोस्तों, यह जो आपका टॉपिक है ये BA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। और दोस्तों, इससे पहले मैंने BA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस पर कई सारी वीडियोस बनाई हुई है, तो आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं और अपने BA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है कौटिल्य की विदेश नीति, उसके लिए मैंने आपके नोट्स तैयार किए हुए हैं और ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, और जिसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों, यह सारे नोट्स और कई सारे पुराने नोट्स भी आपको वहां पर मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल पर आप अपनी किसी भी तरह से क्वेश्चन, प्रॉब्लम, क्वेरी वहां मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों ये सेकंड पार्ट है, इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट पे वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने कौटिल्य का राज दर्शन तथा कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताया था। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे कौटिल्य की विदेश नीति। तो दोस्तों, यह याद रखना कि सबसे पहले कभी भी हमें टॉपिक का मतलब समझ में आ जाना चाहिए। तो दोस्तों, कौटिल्य की विदेश नीति का मतलब है, कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा थे, उनके बहुत बड़े सलाहकार थे, उनको सलाह देते थे। और उन्होंने किताब लिखी अर्थशास्त्र, जिसके अंदर उन्होंने यह सब बताया कि राजा को कैसा बर्ताव करना चाहिए, राजा को कैसी अपनी विदेश नीति रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कौटिल्य की विदेश नीति, कौटिल्य ने विदेश नीति के बारे में क्या कहा, इस चैप्टर में आज हम यह पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ विदेश नीति दरअसल होती क्या है। दोस्तों, विदेश नीति जैसे भारत और पाकिस्तान का संबंध। दोस्तों, आप क्या समझते हो, अगर भारत और पाकिस्तान कभी एकता की बात करते, ज़्यादातर मैंने देखा है कि हमारे देश का ये, जब भारत पाकिस्तान से आगे बढ़ने की बात करता है या फिर भारत आगे बढ़कर दोस्ती निभाता है, तो पाकिस्तान अपना एक हमला जरूर करता है। तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं है, तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन माना जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों, रूस हो गया, इजराइल हो गया, या फिर कई और देश हैं जिनके मुझे शायद नाम भी नहीं मालूम, उनसे भारत के काफ़ी अच्छे संबंध है, उन्होंने भारत की कई बार मदद की है। उसके बाद दोस्तों, कुछ देश ऐसे हैं जो हमारे दुश्मन तो है, लेकिन उनसे हमारे कई तरीके से हम उनसे पूरी दुश्मनी नहीं दिखा पाते, या फिर वो हमसे पूरी दुश्मनी नहीं ले पाते, क्योंकि उनको बिजनेस में लॉस हो जाएगा और हमें भी कहीं ना कहीं से कई चीज़ों का लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बताया गया है कि भारत के संबंध रूस से अलग है, पाकिस्तान से अलग है, चाइना से अलग है, अमेरिका से अलग है, इसराइल से अलग है, नेपाल से अलग है, भूटान से अलग है, मालदीव से अलग है। तो भारत के जैसे जैसे विदेशी संबंध हैं, तो इसी की बात कौटिल्य ने उस टाइम में, पुराने ज़माने में जब चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य काल था, उसी समय में कौटिल्य ने यह बता दिया था कि एक राजा को कैसे विदेशों से संबंध रखने चाहिए, अपने राज्यों से, पराराष्ट्र अपने दोस्तों से कैसे संबंध रखने चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय और दूसरे देशों से कैसे संबंध रखना चाहिए। तो कौटिल्य की विदेश नीति आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के चैप्टर में हम दो चीज़ पढ़ने वाले थे, एक तो विदेश नीति, दूसरा कूटनीति। विदेश नीति और कूटनीति। तो विदेश नीति आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको एग्जाम्पल से कूटनीति भी समझा देता हूँ। देखो दोस्तों, कूटनीति क्या होती है। कूटनीति का मतलब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊँ तो एक बार बिना नाम ये बताता हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे को बहुत अच्छी लगी थी और ये एग्जाम्पल सबसे अच्छा समझाने के लिए। एक बार क्या हुआ था, दो नेता एक जगह पर जाते हैं, वहाँ पर एक तरह से भोजन बांटने का काम हो रहा था, या लंगर जो होता है वो हो रहा था। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक नेता जाते हैं और वो बर्तन साफ़ करने जाते हैं, तो वहाँ पर साफ़ बर्तन पड़े होते हैं, वो उसे ही साफ़ करने लग जाते हैं। समझ रहे दोस्तों, एक नेता वहाँ पर आते हैं, वो बर्तन साफ़ करने लगते हैं, साफ़ बर्तन को साफ़ करने लगते हैं। तो मीडिया में खबर आ जाती है कि भाई वो साफ़ बर्तन को साफ़ कर रहे थे। वहीं पर दूसरे नेता 2 महीने 3 महीने बाद जाते हैं और वो खाना जो भोजन होता है उसे बांटने लगते हैं उस जगह पर, तो उनकी कोई बुराई नहीं करता। तो दोस्तों, कूटनीति, ऐसा काम करो जिसमें आपकी कोई बुराई ना हो। मतलब कूटनीति, ऐसा जवाब दो जहाँ पर उसका कोई गलत मतलब ना निकाला जाए। कूटनीति, ऐसा खेल खेलो कि आप पकड़े ना जाओ। तो समझ में आ गई दोस्तों कूटनीति। तो यही आज हम सीखेंगे, कूटनीति और विदेश नीति। तो कौटिल्य ने दोनों के बारे में बताया है। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नोट्स के थ्रू पढ़ते हैं।
प्लीज़ दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको जहाँ पर क्या चीज़ समझ में नहीं आई पूरी वीडियो देखने के बाद, या किस चीज़ में हमें और सुधार करना चाहिए, किस तरीके से नया तरीका लाना चाहिए। तो दोस्तों प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर शेयर करना। देखो, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित विदेश नीति एवं उसके निर्धारण में प्रयुक्त विभिन्न सिद्धांत उससे पहले भी प्रचलित थे, किंतु अपने पूर्ण प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण अथवा उनके संबंध में व्यक्त चिंतन में प्रयुक्त विधि एवं विचारों में कौटिल्य द्वारा सर्वत्र नवीनता प्रदर्शित हुई। देखो दोस्तों, यहाँ पर यह बताया गया है कौटिल्य एक नई नहीं है जिन्होंने विदेश नीति दी। कौटिल्य से पहले भी कई लोगों ने विदेश नीति दी, कई विद्वानों ने विदेश नीति दी, जैसे मनु हो गए, शकु हो गए, कई सारे विद्वानों ने दी, लेकिन वो फेमस नहीं हुए। कौटिल्य फेमस हुए क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी विदेश नीति पूरी तरीके से उन्होंने बताया, हर एक चीज़ को खोल कर बताया जिससे समझ में आ गया। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊँ तो मान के चलो, मैंने किसी से पूछा कि बिजली कैसे बनती है, उसने मुझे बोला कि भाई बिजली पानी से बनती है। ठीक है, तो मुझे सही बताया उसने कि बिजली पानी से बनती है। अब मैंने दूसरे बंदे से पूछा कि भैया बिजली कैसे बनती है, तो उन्होंने कहा पानी जो है एक टरबाइन पर गिरता है, पानी एक टरबाइन पर गिरता है, टरबाइन घूमती है और वहाँ पे एक मैग्नेटिक इफ़ेक्ट चलता है, जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट निकलता है उससे एक एनर्जी निकलती है जिसे कन्वर्ट किया जाता है और वो बिजली में बदल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे ये समझ में आ गया कि टरबाइन के घूमने से बिजली उत्पन्न होती है, चाहे वो पानी से हो चाहे किसी चीज़ से। तो यहाँ पर दोनों के आंसर में कितना फ़र्क था, एक ने मुझे समझा दिया कि पानी से बिजली बनती है और एक ने मुझे समझाया कि पानी किस तरीके से बिजली बनाता है, पानी कैसे बिजली बनाता है, कि वो किसी चीज़ पर गिरता है, उससे एक चीज़ घूमती है, घूमने से एक फोर्स तैयार होता है, उस फोर्स से बिजली उत्पन्न होती है। तो दोस्तों वही बात, कौटिल्य से पहले विदेश नीति सबने दी, लेकिन वो विदेश नीति समझ में आई, पूरी तरीके से समझ में नहीं आई। तो कौटिल्य की जो विदेश नीति थी पूरी तरह से समझ में आ गई। यही कारण है समस्त सिद्धांत एवं नियम जो पराराष्ट्र नीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है, वह सब कौटिल्य के अपने सिद्धांत से लगते हैं। वास्तव में मनु ने भी राष्ट्र की विदेश नीति के संबंध में अपने सिद्धांत दिए, किंतु उस संबंध में कौटिल्य के विचारों को अधिक सुव्यवस्थित कहा जा सकता है। तो दोस्तों बड़ा सिंपल तरीके से कौटिल्य ने समझाया, बड़े मैनेजेबल तरीके से समझाया और ऐसे समझाया कि छोटा सा बच्चा भी समझ जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझ में आ गया कौटिल्य की विदेश नीति। तो कौटिल्य इसीलिए फेमस हुए क्योंकि उनके बताई हुई चीज़ें सबके समझ में आ गई। अब देखो दोस्तों, कौटिल्य सिर्फ तक्षशिला विश्वविद्यालय के राजनीतिज्ञ आचार्य नहीं थे, किंतु वे उस युग के राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिज्ञ थे। मतलब कि वो बहुत नॉलेज मैन थे, बहुत उनको पॉलिटिकल नॉलेज थी, बहुत उन्होंने अपने जीवन में चीज़ें देखी थी। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि कौटिल्य ने महान सिकंदर, जो विश्व विजेता, जो दुनिया को जीतने का सपना देखता था, जिसने काफ़ी दुनिया जीत भी ली थी, पर वो भारत से आकर वापस चला गया था क्योंकि वो बीमार हो गया था। कई लोग कहते कि वो यहाँ की शक्तियों के सामने झुक गया था। तो कहीं ना कहीं उसने देखा कि एक महान बंदा भारत में आकर वो वापस चला गया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने देखा कि जिस राज्य मगध के लिए वो आए, जहाँ पर वो कंट्रोल करना चाहता था, वहाँ इतना महत्वपूर्ण होने के बाद वहाँ के राज्य के राजा इतने उस चीज़ को लेकर चिंतित नहीं थे। तो देखो दोस्तों, कौटिल्य ने सीधी सीधी बात ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि कौटिल्य ने, एक तो वो विश्वविद्यालय कॉलेज के सिर्फ टीचर ही नहीं थे, वो बहुत अच्छे नॉलेज भी रखते थे, उसके अंदर बहुत बड़े डिप्लोमेट भी थे। उन्होंने सिकंदर को अपने जीवन में देखा था जिसने दुनिया को जीता था, लेकिन वो भारत से वापस चला गया था। उन्होंने यहाँ पर ये देखा कि मगध राज्य जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, जहाँ पर अच्छी फसल थी, जहाँ पर अच्छा खान पान था, जहाँ पर अच्छे जानवर थे, जहाँ पर सबसे अच्छी राज्य जो है मगध, उसको उधर के राजा को फिक्र नहीं थी। तो उन्होंने यहाँ पर यह समझा कि किस तरीके से विदेश नीति का होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर समझ में आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ मगध के बारे में। मगध इम्पॉर्टेंट जगह, यहाँ पर लोहा मिलता था, यहाँ पर बहुत अच्छी गंगा नदी बहती थी, यहाँ पर जंगल था जहाँ से जानवर वगैरह हर चीज़ मिलती थी, यहाँ पर मजबूत किले लगाए गए थे। लेकिन यहाँ के राजा को
चिंता नहीं थी कि कोई विदेशी आएगा हम पे आक्रमण करेगा तो हम कैसे बचेंगे। तो यहाँ पर कौटिल्य ने देखा कि विदेश नीति के बगैर कोई भी राज्य बेकार है। अगर कोई राज्य है और उसकी कोई नीति नहीं है, कोई प्लान नहीं है, तो वो राज्य बेकार है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में आ गया। कौटिल्य ने अपने जीवन में देखा तो उन्हें लगा कि यार विदेश नीति होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो आज के पुराने ज़माने में, ठीक है, जब मुग़ल आए थे तो सबसे पहले उन्होंने वहाँ से बारूद बम गोला लाए थे। अगर हमने उनसे बचने की पहले तकनीक बनाई होती तो वो राज्य नहीं कर पाते। अंग्रेज जो हमारे देश में आए थे उन्होंने भी आधुनिक हथियार लाए थे, तो उनके आधुनिक हथियारों से भी अगर हम बच जाते तो हमारे कहीं ना कहीं अंग्रेज शुरू में ही हमें कंट्रोल नहीं कर पाते। तो दोस्तों यहाँ पर ये बताइए, कभी भी हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे आज हम रहते हैं, भारत हमेशा तैयार रहता है, अपने चौकसी रखता है, आसपास देखता रहता है अपने सीमाओं के कि कौन कहाँ पर है, हर एक घटना पे, हर एक मूवमेंट पे ध्यान रखता है। तो कभी भी एक राज्य को ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है। तो दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ रही है ना। समस्त घटनाओं के साक्षी, तो मतलब कौटिल्य ने जीवन में बहुत सी चीज़ें घटती देखी, बहुत से इंसिडेंट लाइफ में देखे। भारतीय राज्यों के विदेश नीति में बहुत बड़ी कमी पाई। उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर किसी के पास विदेश नीति है ही नहीं, विदेशी आक्रमण भी बहुत होते थे उस समय में। उन्होंने देखा कि अगर विदेशी लोग आ गए तो हर एक राजा अपने राज्य में मस्त है, कोई मिलकर अपने पूरे राज्य को नहीं बचाना चाह रहा। तो यहाँ पर ये बताया उन्होंने कि संगठित, अगर छोटे छोटे राज्य भी तो उनको संगठित होकर विशाल हो जाना चाहिए, एक बड़े राज्य हो जाना चाहिए, ताकि कोई बाहर की शक्ति उन पर कब्जा ना कर सके। और राज्य की विदेश नीति के निर्धारण, एक तो उन्हें विदेश नीति बनानी चाहिए और उसे सुचारू रूप से, सही रूप से चलाना चाहिए, ताकि एक राज्य को अपने आंतरिक रूप से मजबूत करने के साथ साथ मजबूत विदेश नीति पर चले और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत बना सके। इससे राज्य न केवल बाहरी आक्रमण को सुरक्षित हो पाएगा, बल्कि मित्र राष्ट्रों के साथ रहकर अपना विकास कर सकेगा। तो देखो दोस्तों, कौटिल्य ने बताया कि जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं सब एक हो जाओ। एक होने के बाद एक तो आपकी आंतरिक सुरक्षा मिलेगी कि आप अपने राज्य में सुरक्षित रहोगे, दूसरा आपको कोई भी बाहर से आक्रमण का डर नहीं रहेगा, और तीसरा आपका राज्य विकसित होगा। तो हर एक राज्य को यही तो चाहिए कि वो अंदर से सुरक्षित हो, बाहर से सुरक्षित हो और अपना विकास करे। तो कौटिल्य की विदेश नीति ऐसी थी जो राज्य को बचाती थी अंदर के आक्रमण से, बाहर के आक्रमण से, और विकास करने में उनकी हेल्प करती थी। तो इसीलिए कौटिल्य की विदेश नीति महत्वपूर्ण थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ गया, कि फिर से समझ लेते हैं। कौटिल्य बहुत सिंपल थ्योरी दी थी विदेश नीति की, ज़्यादा परेशान नहीं किया था, इसीलिए सबको अच्छी लगी। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, इसीलिए उन्होंने विदेश नीति सामने रखी। उसके बाद में उन्होंने विदेश नीति में बाहरी आंतरिक सुरक्षा और विकास को बताया था। अब दोस्तों, विदेश नीति के विषयक सिद्धांत, ठीक है, विषयक सिद्धांत मतलब विदेश नीति किन किन विषय पर बनाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने कई सारे सिद्धांत दिए, मंडल सिद्धांत। तो अब दोस्तों हम समझेंगे मंडल सिद्धांत क्या है। उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आप देखेंगे 1945-47 या फिर 60-70 से पहले का समय, तो उस टाइम कोई भी देश किसी भी देश पर कब्जा कर लेता था। याद है भारत पर किसने कर रखा था? ब्रिटेन ने, है ना। आज के टाइम में कोई देश किसी पर कब्जा क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ है। अगर कोई देश किसी पर कब्जा करेगा तो संयुक्त राष्ट्र संघ उस देश के खिलाफ कार्यवाही करेगा जो किसी देश पर कब्जा करेगा। तो मतलब एक ऐसा मंडल है दुनिया में, संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा मंडल है जो सारे देशों की सुरक्षा करता है। ठीक है, अगर भारत को कोई दिक्कत होगी या किसी भी देश को दिक्कत होगी जो सदस्य है, वो उसे उसकी हेल्प करेगा। ये बात समझ में आ गई। मंडल सिद्धांत भी यही है। ठीक है दोस्तों, तो मंडल सिद्धांत में भी यही बताया कौटिल्य ने कि ग्रुप में रहो और सुरक्षित रहो। मतलब जो भी आसपास के राज्य हो, एक हो जाओ, और एक होने के बाद विदेशी राज्यों से बचकर रहो। ठीक है, अब इसमें कई राज्य ऐसे थे जो राजा की मदद करते थे, कई राज्य ऐसे थे जो राजा की इस बात से सहमत नहीं थे। जैसे मान के चलो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य यह है, अब इसके पास में कई राज्य हैं। ठीक है, कोई इसकी हेल्प कर रहा है एक होने में, कोई मना कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मंडल सिद्धांत यही बताता है कि अगर सब एक होकर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने राजा को बताया है मंडल सिद्धांत। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मंडल सिद्धांत आपको एक डायग्राम से समझा देता हूँ, फिर आगे आपको पढ़कर और समझ में आ जाएगा। देखो
ये सब छोटे छोटे राज्य हैं, कोई बड़ा राज्य है, कोई छोटा राज्य है, कोई कुछ है। अब ये राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसके पास सेना अच्छी है, इसके पास पैसा अच्छा है, इसके पास सोने जेवरात अच्छे हैं, इस पर हर चीज़ अच्छी है, तो ये कहलाया जाएगा विजयगिशु राज्य। क्या कहलाएगा? विजयगिशु राज्य, किसके पास बहुत पावर है। अब ये क्या करेगा? इन सबको एक करेगा, ठीक है। जैसे आज के टाइम में दुनिया में 5 सुपर पावर कौन सी है? अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, चाइना, फ्रांस, है ना। तो ये क्या है? बड़े ताकतवर राज्य हैं। तो उस टाइम में एक ताकतवर राज्य था जिसे विजयगिशु राज्य कहा जाता था, और ये सभी राज्यों से मिलकर एक मंडल बनाएगा, ग्रुप बनाएगा और सुरक्षा करेगा, आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, और तीसरा क्या करेगा? विकास करेगा। तो कौटिल्य ने इस राज्य मंडल सिद्धांत भी कहा है। कौटिल्य ने सिद्धांत को ऐसे राज्यों को विदेश नीति के निर्धारण के लिए आवश्यक बताया है, और उन्होंने बताया कि सीमाओं में वृद्धि करना चाहता है। ऐसे राज्य को राज्य मंडल के केंद्र में रहना पड़ता है। केंद्र मतलब विजयगिशु राज्य। एक राजा जो विजय अभिलाषी, जो उच्च चरित्र का, शक्ति संपन्न, निपुण, सप्तांग को संगठित एवं दृढ़ करने वाला होना चाहिए, सेना युद्ध काल में निपुण हो, उसका कोष भरा पूरा हो, ऐसे राजा को ही विदेश नीति निर्धारित करनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, उस टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य का ही राज्य ऐसा था जो विजयगिशु राज्य था, जो काफ़ी उच्च चरित्र के राजा थे, जिनकी सेना काफ़ी निपुण थी, टैलेंटेड थी, वो खुद टैलेंटेड थे, उनका शक्ति खूब थी, उनका कोष भरा पूरा था। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि राज्य मंडल कैसे होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, मंडल में 4 तरह की श्रेणी रखी। उन्होंने कहा 4 तरह के राज्य आज के टाइम में है। एक था अरि राज्य, एक था मित्र राज्य, एक था मध्यम राज्य, और एक था उदासीन राज्य। उन्होंने कहा ये 4 राज्य हैं। अरि राज्य वह राज्य हैं जो इस विजयगिशु राज्य के दुश्मन का, जो इस विजयगिशु राज्य का दुश्मन है। तो मतलब ये भी इसका दुश्मन, ये भी इसका दुश्मन, तो ये दोनों दोस्त हो जाएंगे, तो ये दोनों कहलाएंगे अरि राज्य। तो अरि राज्य समझ में आ गया। ऐसे राज्य जो दुश्मन का दुश्मन हो तो उसे दोस्त बना लिया जाए, ऐसे राज्य अरि राज्य। अब कहलाते हैं मित्र राज्य। मित्र राज्य वह है जो हमारे दुश्मन के दोस्त सीमा पर है पर हमारा दोस्त है। जैसे पाकिस्तान की सीमा पर अफगानिस्तान है लेकिन वह भारत का दोस्त है, तो वो मित्र राज्य हुआ। जो दुश्मन की सीमा पर है लेकिन है हमारा दोस्त। मध्यम राज्य, मध्यम राज्य वह होते हैं दोस्तों जो हमारे दुश्मन का दोस्त है पर वो हमारा दुश्मन नहीं है, ठीक है। तो हमें इसे अपना दोस्त बना लेना चाहिए ताकि ये इसका दुश्मन बन जाए। समझ में आ गई दोस्तों? पढ़ के मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी ऊपर ऊपर से समझो। अधिराज्य वह राज्य जो हमारे दुश्मन का दुश्मन है, उसे दोस्त बना लो। फिर उसके बाद में मित्र राज्य जो हमारे दुश्मन की सीमा पर है, उस हमारा दोस्त है। मध्यम राज्य वह राज्य जो हमारे दुश्मन का दोस्त है लेकिन उसे हम अपना दोस्त बना ले। उदासीन राज्य जो ना हमारा दोस्त है ना हमारे दुश्मन का दोस्त है, इस पर कब्जा करके इसे अपना बना लो। तो इस तरह का मंडल बनाने को कहा है। अब एक बार पढ़ लो। अरि राज्य श्रेणी में कौटिल्य ने उस राज्य को रखा जिसे विजयगिशु राज्य विजित करना चाहता था, उसके सीमा पर स्थित होता था। अरि राज्य, अलिनीय अरि राज्य की सीमा पर स्थित राज्य का राज्य अरि होगा किंतु विजयगिशु राज्य का मित्र होगा, क्योंकि कौटिल्य के अनुसार शत्रु मित्र होता है, शत्रु का शत्रु मित्र होता है, अतः शत्रु का शत्रु मित्र होता है। इस पर को कौटिल्य ने राज्य की सीमा पर स्थित राज्य को अरे मित्र राज्य के रूप में विदेश नीति निर्धारित करी है। तो उन्होंने बताया कि जो आपके दुश्मन का दुश्मन है वो आपका दोस्त हो जाएगा। मित्र राज्य, कौटिल्य के अनुसार विजयगिशु राज्य की सीमा पर स्थित राज्य शत्रु राज्य होता है, शत्रु की सीमा पर स्थित राज्य विजयगिशु राज्य का मित्र होता है। जैसे भारत में पाकिस्तान भारत का दुश्मन है लेकिन पाकिस्तान से लगा हुआ अफगानिस्तान है जो भारत का दोस्त है, तो वह मित्र राज्य हुआ। इतनी सी चीज़ समझ लो, आप नीचे की चीज़ को मत समझो। तो मित्र राज्य समझ में आ गया। मध्यम राज्य कौटिल्य के अनुसार विजयगिशु राज्य शत्रु राज्य की सहायता करने वाला, जो शत्रु का दोस्त हो, और वह ऐसे राज्य को अरि राज्य की सीमा से सटा हो। अरि राज्य मतलब जो हमारे दुश्मन का दुश्मन हो, उसे मध्यम राज्य से विजयगिशु राज्य का बहुत सावधान रहना चाहिए। यदि हो सके तो उन्हें अपना मित्र बनाना चाहिए। उसने कहा कि ऐसे दुश्मनों से सावधान, ऐसे राज्य से सावधान रहो। देखो फिर से समझ लो, ये आपका दुश्मन है, आपका राज्य ये है, ये दोनों दोस्त है, या तो इससे सावधान रहो या इसे अपना दोस्त बना लो ताकि ये इसका दुश्मन बन जाए। समझ में आ गई बात?
उदासीन राज्य जिसे कोई किसी से मतलब नहीं है, ऐसे राज्य को, ये राज्य कमज़ोर होते हैं ऐसा माना जाता है, तो इन्हें अपने में कंट्रोल कर लो। तो उदासीन राज्य की श्रेणी में मनु और कौटिल्य दोनों ने उन राज्यों को रखा है जो युद्ध आदि में किसी पक्ष का समर्थन अथवा सहायता नहीं करते। इन्हें तटस्थ राज्य भी कहा जाता है। कौटिल्य के अनुसार ये दुर्बल, कमज़ोर होते हैं, प्रत्येक प्रकार के संघर्ष हुआ युद्ध से दूर रहते हैं। उदाहरण के लिए यूरोप में स्विट्ज़रलैंड अथवा बेल्जियम। तो दोस्तों यहाँ तक आपको 4 राज्य पता चल गए किस तरह के राज्य हैं, उनसे कैसे संबंध रखने चाहिए, तो यहाँ पर बता दिया उन्होंने। अब पढ़ते दोस्तों राज्य मंडलों का गठन। देखो दोस्तों यहाँ पर कौटिल्य ने बताया है कि 2 तरह के मंडल होते हैं, एक तो राज्य का मंडल, एक लघु मंडल। राज्य मंडल जो ऊपर 4 बताए हैं, ठीक है, कौन कौन से? अधिराज्य, मित्र राज्य, मध्यम राज्य और उदासीन राज्य। लघु मंडल वह होते हैं जिसमें छोटे छोटे मंडल, मित्र राज्य, अधिराज्य, उदासीन राज्य होते हैं, उसमें मध्यम राज्य नहीं होते। इसमें मध्यम राज्य नहीं होते और इसमें सारे राज्य, चारों राज्य होते हैं। तो समझ में आ गया, ये मंडल होते हैं, मतलब राजा को 2 मंडल बनाने चाहिए, जिसमें मध्यम राज्य को नहीं रखना चाहिए, ठीक है, और इसमें सभी को रखना चाहिए। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। एक बताया उखाड़ा। कभी कभी कौटिल्य के अनुसार एक अधिकाधिक शक्तिशाली राज्य भी 2 शत्रु राज्यों के मध्य फंस जाता है। ऐसे 2 शत्रु राज्य के बीच बड़े राज्य का उखाड़ा कहा जाता है। जैसे वर्तमान में चीन भारत का शक्तिशाली शत्रु है, किंतु 71 ईस्वी में भारत ने रूस से 20 वर्ष संधि से कर ली, जिससे चीन में घबराहट उत्पन्न हो गई। 1971 के 5वीं भारत के विरुद्ध युद्ध में कूदने का साहस न कर सका। देखो दोस्तों, ये उखाड़ा मतलब होता है कि ये आपका दुश्मन है, ठीक है, ये बंदा आपका दुश्मन है और ये जिससे डरता है, यह इसके पापा से आपकी दोस्ती हो गई, मान के चलो एक पल के लिए, तो क्या हुआ, ये अब आपसे लड़ाई नहीं करेगा। एक पल के लिए ऐसा ही हुआ था। चीन ने भारत पर 1952 में हमला कर दिया था, आपको पता ही है। उस टाइम में भारत ने कुछ दिन बाद रूस से दोस्ती कर ली। चीन रूस के अंडर था, तो रूस और भारत की जब दोस्ती हो गई तो चीन युद्ध में नहीं कूद पाया। चीन ने पंगे भारत से नहीं लिए, क्योंकि वो जानता था कि ये रूस के दोस्त है, अगर रूस के दोस्त को हमने दुश्मन बनाया तो फिर हमारी दुश्मनी पड़ जाएगी। तो ये ऐसी स्थिति को उखाड़ा कहा जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि दुश्मन राज्य और हमारे बीच में ऐसा राज्य फंस जाए जिसको ना हमारी तरफ रहना चाहता ना उनकी तरफ, तो ऐसे राज्य से दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि नहीं? मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है, वरना ये बहुत टेढ़ी सी चीज़ है। इसको अगर आप कभी बैठ के पढ़कर समझने की कोशिश करोगे ना, तो सही में दिमाग की बत्ती फ्यूज़ हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि मंडल सिद्धांत क्या है, कौन मंडल सिद्धांत ने किस तरह के राज्य बताए हैं, उनसे कैसे संबंध रखने चाहिए। राज्य को 2 तरह के मंडल हैं, राज्य मंडल जिसमें सभी तरह के राज्यों को रखो, लघु मंडल जिसमें कम मंडलों को रखो। उखाड़ा बता ही दिया। अब दोस्तों षाणुगुणय सिद्धांत, षाणुगुणय सिद्धांत क्या है? तो देखो दोस्तों, षाणुगुणय सिद्धांत का मतलब है 6 सिद्धांत। षाण का मतलब होता है हिंदी में 6 गुण सिद्धांत। मैंने आपको शुरू ही वीडियो में बताया था कि मैं आपको इस वीडियो में आप एक तो विदेश नीति समझेंगे, जो आप समझ चुके हैं। विदेश नीति समझ में आ गया, ये ऊपर जितना भी हमने पढ़ा सब विदेश नीति है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था हम किसके बारे में पढ़ने वाले, जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, आपको बताया था कि किस तरीके से 2 मंत्री गए थे और दोनों मंत्री फ़र्क था, कूटनीतिज्ञ। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है सिर्फ कि कौटिल्य द्वारा कूटनीतिज्ञ विचारों को बताइए, तो आप उसके षाणगुणय सिद्धांत को बताएंगे। कूटनीति, कैसे एक राजा को कूटनीति करनी चाहिए, राजा को कैसे कोई भी चीज़ का फैसला लेना चाहिए। तो देखो दोस्तों, आप लोगों को दोस्तों समझ में तो आ रहा है ना? मैं प्लीज़ मुझे यार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि समझ में आया और आप लोगों को कोई दिक्कत हुई हो। मैं फिर से आपको बोलता हूँ, यहाँ पर आपको समझ में आ गया कौटिल्य ने क्या कहा, कौटिल्य की विदेश नीति क्या है, कौटिल्य ने अपने जीवन में क्या क्या देखा, उन्होंने किस तरह के राज्य बताए, किस तरह के मंडल बताए। उसके बाद में अब जो हम पढ़ने वाले दोस्तों, वह यह पढ़ने वाले कूटनीति, मतलब एक राजा को कैसे अपने आसपास कैसे एक फैसले लेने चाहिए। तो उन्होंने बताया संधि समझौता।
कौटिल्य ने विदेश नीति के निर्धारण में इस गुण का अर्थात संधि समझौता को अधिक महत्व दिया है। कौटिल्य के अनुसार प्रत्येक विजयी राज्य को संधि समझौता द्वारा अधिक से अधिक राज्यों को अपना मित्र बनाना चाहिए। देखो दोस्तों, संधि, दुश्मन बनाने से अच्छा है किसी को दोस्त बना लो, किसी को अपना बना लो। तो यहाँ पर यह बताया गया है कौटिल्य के द्वारा कि अगर कोई लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो आप उस राज्य को अच्छा हो कि अगर आप दोनों दोस्त बन जाए, क्योंकि जब आप दोनों दोस्त बन जाएंगे तो राज्य की सीमा का विस्तार होगा, राज्य की शक्तियों का विस्तार होगा। दूसरा बताया है विग्रह सिद्धांत। संधि का विपरार्थक शब्द विग्रह कौटिल्य के अनुसार युद्ध से पहले की स्थिति जिसमें शक्तिशाली शत्रु संधि कर ली जाती है तो दुर्बल शत्रु से विग्रह पूर्ण नीति अपनाई जाती है। देखो दोस्तों, अगर आपके सामने दुश्मन थोड़ा भारी है, ठीक है, तो उससे युद्ध करोगे, आप जीत जाओगे, लेकिन आपका नुकसान बहुत होगा। तो यहाँ पर कभी भी दुश्मन भारी भरकम हो तो उससे हमें संधि समझौता कर लेना चाहिए। विग्रह सिद्धांत का मतलब है जब आपसे दुश्मन बहुत कमज़ोर है तो विग्रह कर दो। विग्रह मतलब उसे गिरा दो, ठीक है, उसे उसकी औकात याद दिला दो, मतलब कि कहीं ना कहीं उसे नीचे दिखा दो। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। यान अथवा आक्रमण, विजयकिशु राज्य को सबसे पहले, विजयकिशु राज्य समझ में आ रहा है ना दोस्तों आपको, विजयकिशु राज्य वे होते हैं जो बहुत मजबूत होते हैं। तो विजयकिशु राज्य को सबसे पहले संधि विग्रह करने के उपरांत शत्रु राज्य से शीत युद्ध छेड़ना चाहिए, जिससे उसके शत्रु मित्रों को भली प्रकार ज्ञान हो जाए, तब पुनः उसके शत्रु से संधि तथा मित्रों से विग्रह पूर्ण नीति अपनाकर क्षेत्र राज्य पर आक्रमण करना चाहिए। देखो दोस्तों, यान अथवा आक्रमण में यह बताया गया है कि आपकी लड़ाई होने वाली है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको बहुत अच्छे। आपकी लड़ाई होने वाली है और आपने उसे खूब डरा दिया मतलब आपने शक्ति बता दी कि भाई मेरे से लड़ाई करेगा तो मेरे चाचा तो फौजी है, वकील है, मेरे ये वो है, मेरे पुलिस में जान पहचान है, मैं ये हूँ वो हूँ, मेरे पे इतनी सारी दौलत है। तो सामने वाला बंदा थोड़ा डर जाता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि यार इससे अगर मैं लड़ाई करूँगा तो हर तरीके से जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं इसके पास लीगल पावर भी है, इसके पास कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पावर भी है, इस पर हर चीज़ पावर है, तो वो आपसे थोड़ा डर जाएगा। तो विजयकिशु राज्य को यह बताया कि युद्ध लड़ने से पहले उसे डरा दो, उसे उसके नुकसान के बारे में बता दो, ताकि वह अपने आप हारने की नौबत में आ जाए, उस पर आक्रमण करने में आसानी हो, उसका जो हिम्मत हो वो टूट जाए। तो ये चीज़ दोस्तों बताई गई है। तो आप तीनों चीज़ समझे। संधि समझौता, अगर कोई पावरफुल देश है तो उससे लड़ने से बढ़िया संधि कर लो। विग्रह, अगर आपसे नीचे कोई देश है उसे दबा दो, उसका ध्वस्त कर दो। यान अथवा आक्रमण, सामने वाली टीम को लड़ने से पहले इतना डरा दो कि वो आपसे लड़ने से डर जाए। संश्रय सिद्धांत, इस सिद्धांत पर चलकर विजयकिशु राज्य को चाहिए कि शत्रु राज्य के शत्रु से मित्रता, संधि, समझौते आदि करके उन्हें आश्रय प्रदान करे तथा शत्रु राज्य के अलावा विद्रोहियों को आश्रय प्रदान करके उसके भेदों को जान ले, उसके बाद शत्रु पर आक्रमण करे। युद्ध काल में भी विजयकिशु राज्य को चाहिए कि शत्रु के मित्रों में फूट डाल के सैनिक व मंत्रियों को फोड़े वह अपने पक्षपाती बना ले। इस पर भी युद्ध शत्रु शक्ति का प्रदर्शन करता हुआ आगे ही बढ़ता जाएगा। स्वयं किसी शक्तिशाली राज्य की शरण ग्रहण करके कौटिल्य के अनुसार इसी प्रकार किसी भी प्रकार के शत्रु की योजना पूर्ण ना होने दे। देखो दोस्तों, वहाँ के कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, ये वाली बात वो कह रहे हैं। संश्रय सिद्धांत वह होता है दोस्तों कि जैसे राम जी ने किया था, उन्होंने क्या किया था, जो विभीषण थे उनको अपनी तरफ कर लिया था। इससे उनके हर एक भेद को पता चल गया था, उनके राज्य की जानकारी मिल गई थी, उनके आगे के आने वाले प्लान के बारे में पता चल गया था। तो संश्रय सिद्धांत यह होता है कि सामने दुश्मन के हर एक चीज़ का पता लगा ले और उसे पता लगाकर उसके सारे प्लान को फेल कर दे, उसके अंदर में फूट डाल दे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही होता है जैसे कि अंग्रेजों ब्रिटिश ने किया था। जाने से पहले हमारी आज़ादी की उन्होंने क्या कर दी, मतलब कि ऐसे की तैसे कर दी थी। कैसे? उन्होंने पाकिस्तान बना दिया, उन्होंने हमारे देश में कितने लाखों लोग मारे गए। जो हमारे देश बहुत शांति से बन जाता, उन्होंने इसे फूट डाल दिया, इसके अंदर जातिवाद कई चीज़ें घुसेड़ दी। तो संश्रय सिद्धांत यह होता है दोस्तों कि अपने दुश्मन को फोड़ दो, उसके अंदर फूट डाल दो, उसके प्लान को सक्सेस मत होने दो। तो यह सब चीज़ें कौटिल्य ने बताया है। आसन, कौटिल्य ने आसन के दो अर्थ में प्रयोग किए। एक, तटस्थ नीति को अपनाना, दूसरा युद्ध काल में शक्ति संचय के लिए युद्ध विराम की घोषणा करना, किसी विशेष उद्देश्य से विश्राम ग्रहण करना अथवा युद्ध रोक देना आदि। उन्होंने बताया जब युद्ध हो जाए तो ठीक है दोस्तों, युद्ध में दो चीज़ होती है, या तो आप किसी का साथ मत दो, या फिर एक तो ये चीज़ बताइए, आसन का मतलब है साथ मत दो। जैसे अगर भारत ने किया था, भारत ने क्या किया था, जब तीसरा विश्व युद्ध होने वाला था, हुआ नहीं था, तो अमेरिका एक तरफ था, दूसरी तरफ रूस था। तो भारत ने ना अमेरिका का साथ दिया ना रूस का दिया, तटस्थ रहा।
ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं आसन। दूसरा आसन का मतलब यह भी है कि जब युद्ध चल रहा हो और रात हो जाए या ऐसा लगे कि सेना थकी हुई है, अब नहीं लड़ सकते, तो ऐसे टाइम में आसन विराम, युद्ध विराम लिया जाए। ठीक है दोस्तों, बड़े बड़े युद्ध में यही होता था पुराने ज़माने में कि जो देश थम जाता था वो अपने बेगुल बजा देता था कि हम युद्ध विराम चाहते हैं, तो सामने वाला चाहता तो उसे दे देता था या फिर नहीं भी देता था। तो आसन का मतलब है युद्ध के लिए ब्रेक लेना, कि भाई टाइम का ब्रेक लेना। जैसे क्रिकेट में भी ब्रेक होता है, हर जगह ब्रेक होता है, वैसे ही युद्ध में भी ब्रेक के लिए आसन शब्द का इस्तेमाल किया गया। द्विवेदी भाव सिद्धांत, राष्ट्र नीति के निर्धारण में कौटिल्य द्वारा सिद्धांत को अपनाने का शक्ति संतुलन का सिद्धांत। राजा को चाहिए कि आवश्यकता अनुसार संधि, विग्रह, मित्रता, शत्रुता आदि के व्यवहार द्वारा अपना लिया शक्ति संतुलन बनाए रखने का पालन करे। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है आज के टाइम में, कोई भी कमज़ोर देश है, आज के टाइम में आप कोई भी छोटा देश ले लीजिए, वो ऐसे देश से ज़रूर अपने संबंध बनाता है जिससे कि वो मजबूत दिखे। जैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं तो नेपाल किसी एक बड़े देश से, भारत से अपनी दोस्ती रखता है। क्यों रखता है? ताकि उसका बैलेंस बना रहे, ताकि अगर उस पर कोई आक्रमण करेगा तो भारत सबसे पहले जाएगा। तो उसके बाद में भारत की तरफ से देखेंगे तो जब शीत युद्ध हो रहा था, जब हमारे अमेरिका और रूस में बटा हुआ था, तो हमने रूस का कहीं ना कहीं थोड़ा पलड़ा या फिर हमने रूस से दोस्ती करी हुई थी ताकि अमेरिका हम पे हमला ना करे। तो दोस्तों इसका मतलब होता है अपना पलड़ा भारी करना। ठीक है दोस्तों, जैसे मान के चलो आप यहाँ पर ए और बी, ये दोनों बहुत भारी भरकम बंदे हैं। ठीक है, और ये दोनों जिसके पीछे पड़ जाए उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं, ऐसी बात। लेकिन ये दोनों कट्टर दुश्मन हैं। ठीक है, अब आप हो, अगर आपको ये बंदा आपको धमकाएगा, ठीक है, तो आप इससे दोस्ती कर लोगे, तो फिर ये आपको नहीं धमकाएगा। तो आपने क्या किया, बैलेंस कर लिया पावर का, कि आपको जैसे ही दूसरे बंदे ने डराया तो आपने किसी बड़े बंदे से दोस्ती कर ली और उसके बाद इसने आपको परेशान करना छोड़ दिया। तो इसे कहते हैं द्विवेदी भाव सिद्धांत, कि मतलब कभी भी पावरफुल की दोस्ती कर लो ताकि आप कोई दूसरा पावर ना दिखा पाए। तो दोस्तों ये किसके, शाडूगय सिद्धांत किस चीज़ के हैं? ये कूटनीति सिद्धांत है। संधि समझौता, कोई बड़ा देश है संधि कर लो, छोटा देश है उसे दबा दो, सामने वाले को इतना बताओ यान के द्वारा कि भाई वो डर जाए आपसे युद्ध करने से पहले और वो उसको जीतने में आसानी हो। संशय सिद्धांत आपको बता ही दिया कि भाई उनके सामने वाले के सैनिक राज्य को फोड़ दो, टुकड़े कर दो, उसके अंदर फूट डाल दो, उसकी नीति कामयाब ना होने दो। आसन, किसी भी देश को युद्ध विराम चाहिए होता है उसे। द्वैध भाव सिद्धांत, अपने बैलेंस ऑफ पावर करके चलो। तो दोस्तों यही सब चीज़ है। कौटिल्य ने क्या क्या बताया? तो कौटिल्य जी ने हमें यह बताया कि हमें विदेश नीति कैसे रखनी चाहिए। कौटिल्य जी ने हमें क्या बताया शाडूगय सिद्धांत के द्वारा कि हमें किस तरीके से अपनी कूटनीति रखनी चाहिए। अब दोस्तों राजदूत संबंधी विचार। राजदूत का मतलब होता है जब एक राजा की बात दूसरे राजा के पास जो व्यक्ति लेकर जाता है उसे बोलते हैं राजदूत। मतलब कि राजा की बात लेकर आने वाला, राजा का दूत, राजा का मैसेज। जैसे आज के टाइम में हम ईमेल भेजते हैं तो ईमेल हमारा राजदूत है, तो वैसे ही या व्हाट्सअप हमारी बात को आगे लेकर जाता रख देता है, या ये वीडियो आप पर पहुंच रही है तो ये राजदूत है हमारे थ्रू यूट्यूब। तो वैसे ही जब राजा की बात कोई लेकर जाता था उसे बोलते थे राजदूत। तो विदेश नीति के संबंध में राजदूत के ऊपर उन्होंने बताया गुप्तचर का ही रूप प्राप्त था, जो दूसरे के राज्य में रहकर उस राज्य की जड़ें खोखली करने लगता था। और कौटिल्य के अनुसार एक राजदूत निम्नलिखित बातों का ध्यान अवश्य रखे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर राजदूत के बारे में कुछ अलग डेफिनेशन है। वैसे आज के टाइम में राजदूत का मतलब ये होता है कि वो बात रख के ले आने वाला, लेकिन उन्हें बताया कि उस ज़माने में गुप्तचर था। गुप्तचर मतलब वहाँ की जासूसी करता था। तो यहाँ पे बताया जासूस के लिए मेन चीज़ क्या होनी चाहिए? वो भक्ति अत्यंत विश्वसनीय हो, वो अपने देश से प्यार करे, अपने राजा से प्यार करे, राजा के विरुद्ध उसका कोई भी आचरण अथवा रहस्य का प्रकटीकरण ना हो, वो कभी भी ऐसा आचरण ना हो जो उसके ऊपर शक कर लिया जाए, राजा के भेद को छुपाए रखे, दूसरे राजा के भेद को जाने, अपने राजा की जो बुराई है उसे छुपा कर रखे, सामने वाले को पता ना लगने दे और सामने वाले की बुराई लेकर आ जाए। दूसरे राजा के सम्मुख उत्तेजक बात ना करे और ना उत्तेजना भरा व्यवहार करे। कभी भी राजा के सामने ज़्यादा कूदे ना, दूसरे के सामने इतना बखान ना करे ताकि बात गड़बड़ हो जाए। मतलब कि बहुत शिष्टा, बहुत दिमाग से रहना चाहिए। दूसरे राज्य के सैनिक रहस्य को ज्ञात करना चाहिए और ज्ञान, सेना की स्थिति आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त करे, अपने राजा को सब में अवगत कराए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो राजदूत है वो राजा का हेल्पिंग हैंड होना चाहिए। एक तरीके से वो राजा से लगाव करे, वो बड़े समझदारी से उधर की सारी बात ले आए, इधर की बात उधर ना करे। उसके बाद में कभी राजा के दम पर अपनी बातें ना बोले,
ये सब बातें यहाँ पर एक राजदूत के लिए बताई गई है, जो ये पार्ट आपके लिए ज़रूरी भी नहीं है, बस एक वैसे ही पढ़ लो कि अगर कभी आपसे इन क्वेश्चन में इनमें कोई पार्ट भूल जाओ तो आप इसे लिख सको। तो दोस्तों यही है कूटनीति का सिद्धांत, आपको इसी के अंदर बताया गया है। जो मैंने ऊपर बात करी है वही सिद्धांत यहाँ पर भी है। नीति के निर्धारण, कौटिल्य ने कूटनीति का भी बहुत अधिक महत्व दिया है। कौटिल्य ने कूटनीति में कृष्ण की नीति को मान्यता दी है। महात्मा गांधी, तो वही सब चीज़ें दोस्तों जो नॉर्मली से आप पढ़ कर भी समझ सकते हैं, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों मुझे बताना ज़रूर कि आपको समझ में आया कि नहीं। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। कौटिल्य की विदेश नीति में यही बताया गया है कि कौटिल्य ने अपनी विदेश नीति बड़े अच्छे से समझाया, जिसे सबको समझ में आ गया होगा, जैसे अभी हम समझ भी गए हैं। उन्होंने सिर्फ नॉलेज मैन ही नहीं था, उन्होंने जीवन में बहुत कुछ देखा था, इसीलिए उन्होंने विदेश नीति को लागू किया। उसके बाद में दोस्तों कौटिल्य ने यह देखा कि भाई राजाओं को अपने राज्य की फ़िक्र नहीं है, इसीलिए उन्होंने विदेश नीति को जन्म दिया। विदेश नीति में उन्होंने मंडल सिद्धांत बताए, उन्होंने बताया कि राज्य किस प्रकार के हो सकते हैं, उन राज्यों से कैसे संबंध रखने चाहिए। उसके बाद में उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमें अपनी कूटनीति रखनी चाहिए, किस तरीके से हमें एक राजदूत को ध्यान अपना रखना चाहिए, राजदूत के गुण बताए। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात करके वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। जैसा कि दोस्तों आज के टाइम में किस तरीके से हम देख रहे हैं महामारी फैली हुई है कोविड-19। तो दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि आप पे जो भी आपसे बन सकता है, ठीक है दोस्तों, वो किसी ज़रूरतमंद को देना, ठीक है, गैर ज़रूरतमंद को मत देना, ठीक है दोस्तों। वो आपसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा, किसी को भूखे मत सोने दो। तो प्लीज़ दोस्तों समझदारी दिखाओ, सोशल डिस्टेंसिंग दिखाओ, और अच्छी जानकारी के लिए WHO की वेबसाइट पर जाकर उस चीज़ के बारे में पता लगाओ। दोस्तों प्लीज़ ध्यान रखें, अपना ध्यान से रहे, अपने पेपर की तैयारी करते रहे। और दोस्तों कमेंट करके बताएं मुझे कि क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा है वीडियो को लेकर, क्या आप मुझसे कुछ चाहते हो। और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ो और वहाँ बात डिस्कस करो, मुझे अच्छा लगे। तो जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखो। भारत माता की जय।